वाले व्हाट आर वी गोइंग टू सी इन टुडेज क्लास। तो लास्ट क्लास में तो हमने फिलेट वेल्ड का डिजाइन, टाइप ऑफ वेल्ड देखा था, हमने, याद होगा आपको। तो लास्ट क्लास में वी हैव टॉक्ड अबाउट डिजाइन ऑफ टाइप्स ऑफ वेल्ड देखा था हमने। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, आपको मैंने टाइप्स ऑफ वेल्ड दिखाया था एंड डिजाइन ऑफ बट वेल्ड देखा था, याद होगा आप लोग। आज की क्लास में वी वुड सी many questions, डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड डिटेल में बताता हूँ, उसके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। पहले ये देखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम खूब सारे। थोड़ा टाइम और बचा मेरे पास तो मैं इसेंट्रिक कनेक्शन यूजिंग वेल्डिंग, इफ टाइम परमिट्स हम लोग फिर यहाँ पे इसेंट्रिक कनेक्शन बात करेंगे द वेल्ड। क्लियर है? ये सब बातें हम आज की क्लास में करने वाले। लेट्स प्रोसीड विथ फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड के बारे में आपको कुछ बातें ऑलरेडी पता है। फिलेट वेल्ड कब दिया जाता है? व्हेन बोथ द members are overlapping each other. When the members are overlapping like this, we can means they are not in the same line. The members are not in the same line. We can give the fillet weld. देखो पहली बात सुनो, फिलेट वेल्ड दो टाइप के होते हैं। एक तो कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड आप देख रहे हो, फर्स्ट वन इज अ कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड, जरा ध्यान दो, एंड सेकेंड वन इज अ कॉन्केव फिलेट वेल्ड। Concave fillet weld as well as the convex fillet weld. These are the two types of fillet weld that we provide. जनरली हम कॉन्वेक्स ही प्रोवाइड करते, कॉन्केव फिलेट वेल्ड हम जनरली प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि देखो आपको ऐसे लग रहा होगा कि कॉन्केव में हमारा मटेरियल कम लग रहा है, कॉन्वेक्स में ज़्यादा लग रहा है, बट उल्टा है। कॉन्वेक्स में कम मटेरियल लगता है, whereas कॉन्केव फिलेट वेल्ड में ना आपको ज़्यादा मटेरियल देना पड़ेगा। क्लियर? कॉन्केव फिलेट वेल्ड में ज़्यादा मटेरियल देना पड़ता है, और प्लस एक और प्रॉब्लम भी है। कॉन्केव फिलेट वेल्ड जब आपका ठंडा होगा, व्हेन इट विल लूज टेम्परेचर, व्हेन इट विल बिकम कोल्ड, इट विल क्रैक। कॉन्केव फिलेट वेल्ड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट विल क्रैक। क्यों ऐसा, ये समझो क्यों ऐसा हो रहा है। कॉन्केव फिलेट वेल्ड में क्यों नहीं प्रोवाइड करते हम जनरली कॉन्केव फिलेट वेल्ड? क्योंकि ये इट क्रैक्स अपॉन कूलिंग। क्यों ऐसा? देखो जब भी कूलिंग होगी तो सरफेस विल कॉन्ट्रैक्ट। मान लो ये मेरा फिलेट वेल्ड है, ये मेरा कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड है, आप ध्यान दो, इसकी अगर इसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये फिल्म अंदर की तरफ जाएगी, ये जो सरफेस है द वेल्ड विल गो टूवर्ड्स इनसाइड पोर्शन। आप देख सकते हो अंदर की तरफ ये कूल होगा। जब ये अंदर की तरफ कूलिंग होगी, आप ध्यान दो, थोड़ी कॉन्वेक्सिटी कम हो जाएगी, बस यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्सिटी कम हो जाएगी। बट कॉन्केव फिलेट वेल्ड जब कूल होगा तो आप देखो, ध्यान दो, हमारा कॉन्केविटी बढ़ जाएगा क्या, जिसके कारण यू विल सी द टेंसाइल फोर्स विल कम इनटू प्ले। अब सोचो, ध्यान दो, आपने अगर इस कॉन्केविटी को बढ़ाया तो एक तरीके से यहाँ पे एक टेंसाइल फोर्स बढ़ जाएगा क्या? यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप कॉन्वेक्सिटी कम कर रहे हो, अभी भी सरफेस के ऊपर टेंसाइल फोर्स नहीं आएंगे। बट यहाँ पे जब आप कॉन्केविटी को बढ़ाओगे तो वेल्ड के सरफेस के ऊपर टेंसाइल फोर्स आ जाते हैं, दैट कैन लीड टू क्रैकिंग ऑफ द वेल्ड सरफेस। इसीलिए कॉन्केव फिलेट वेल्ड अच्छा नहीं है, बिकॉज इट क्रैक्स ऑन कूलिंग। तो अगर कॉन्केव फिलेट वेल्ड बनाना भी होता है ना, उसको वी हैव टू डू इट इन वन मोर देन वन रन्स। रन्स मतलब क्या होता है, लेयर्स। तो पहला लेयर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स बनाते हैं, फिर जो एडिशनल लेयर्स आप दोगे, धीरे धीरे कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड बनाना स्टार्ट करो। तो कॉन्केव फिलेट वेल्ड क्रैक्स ऑन कूलिंग। इसलिए कॉन्केव फिलेट वेल्ड अगर कहीं बना रहे हो आप, डायरेक्टली नहीं बना सकते। पहला लेयर इट इज डन इन मोर देन वन लेयर, दैट इज मोर देन वन रन्स। तो पहला रन जो होगा वो ज्यादा कॉन्वेक्स ही होता है, फिर जो एडिशनल रन्स होगा उसको इस तरीके से बनाएंगे सच दैट यू विल गेट द कॉन्केव फिलेट, ताकि क्रैकिंग कम से कम हो ऑन कूलिंग। क्लियर है? बट देखो कॉन्केव फिलेट वेल्ड का एक बहुत मेजर एडवांटेज है, क्या?
यहाँ पे फ्लो ऑफ फोर्सेस काफी अच्छा है। देख रहे हो यहाँ पे आप देखोगे तो वेल्ड का जो कॉन्टैक्ट है इट्स लार्जर एज कंपेयर टू दैट इन द कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड। कॉनकेव फिलेट वेल्ड में अगर सेम स्ट्रेंथ आपको डेवलप कराना है तो यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ वेल्ड बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे थ्रोट थिकनेस तो कम हो गया है। तो इस थ्रोट थिकनेस को अकाउंट फॉर करने के लिए आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है साइज को बढ़ाते हुए आपको कॉन्टैक्ट लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण क्या है, देखो फ्लो ऑफ फोर्सेस बहुत बढ़िया से हो रहे हैं। तो जब भी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो डायनेमिक लोडिंग कंडीशन, तो वहां पर हम कॉनकेव फिलेट वेल्ड को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लो ऑफ फोर्सेस बढ़िया, बस एक ही एडवांटेज है यहाँ पे, दैट इज यहाँ पर हमारा फ्लो ऑफ फोर्सेस इज वेरी गुड हियर। बात समझ में आ रही है? तो यार ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस वगैरह होगा तो वहां पर बहुत बढ़िया है, बिकॉज इट इज गिविंग मी गुड फ्लो ऑफ फोर्सेस। बाकी सेम मटेरियल के लिए अगर आप देखोगे तो थ्रोट थिकनेस यहाँ ज्यादा है ना, यहाँ पर आपको थ्रोट थिकनेस ज्यादा मिलेगी, तो स्ट्रेंथ भी जहां पर थ्रोट थिकनेस ज्यादा होगी वहीं पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बिकॉज हमने लास्ट क्लास में देखा था फिलेट वेल्ड रेजिस्ट ऑल द लोड्स बाय शीयरिंग एक्शन ऑन इट्स थ्रोट। क्लियर है मेरी बात? बात समझ में आ रही है? इज इट गुड? लेट्स प्रोसीड। देखो यही सब लिखा हुआ है, लेट्स प्रोसीड। तो कॉन्वेक्स वेल्ड हैव लार्जर थ्रोट थिकनेस एंड पेनिट्रेशन, देयरफॉर इट इज स्ट्रॉन्गर इवन दो इट हैज लेस डिपॉजिटेड मटेरियल। देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड में मटेरियल कम लगता है, बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन कॉनकेव फिलेट वेल्ड, क्योंकि बेटा इसमें थ्रोट थिकनेस ज्यादा है, इसलिए जनरली हम कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड देते हैं। प्लस कॉनकेव फिलेट वेल्ड में एक और प्रॉब्लम है क्रैकिंग की। कॉनकेव फिलेट वेल्ड आर मोर सुटेबल अंडर अल्टरनेटिंग स्ट्रेस बिकॉज इट ऑफर स्मूथ पाथ फॉर फ्लो ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि कॉन्टैक्ट लाइन ज्यादा है तो यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, यहाँ पर हमारा फ्लो ऑफ फोर्सेस बढ़िया है, इसीलिए ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस के लिए कॉनकेव फिलेट वेल्ड बढ़िया होता है। बस ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन अ कॉनकेव फिलेट वेल्ड देयर इज अ चांस ऑफ क्रैकिंग ऑन कूलिंग। ऐसा क्यों? सरफेस के ऊपर टेंशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। Hence they are made in two or more passes, that is in two or more runs that is layers. The first slightly convex and the other passes are built up to form a concave fillet weld, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। सर स्ट्रेट भी देख सकते, स्ट्रेट कैसे होगा बेटा? स्ट्रेट कभी नहीं देते हम, हर वक्त एक कर्व तो आएगा ही ना। अरे भाई तुम वेल्डिंग मटेरियल डाल रहे हो, पानी की बूंद को स्ट्रेट कर सकते हो तुम? हाँ अभिषेक, पानी की बूंद को स्ट्रेट कर सकते हो, फिर वेल्डिंग को स्ट्रेट कैसे करोगे? हर वक्त एक कॉन्वेक्सिटी तो रहेगी वहां, नॉट पॉसिबल, क्या बेटा? एनीवेज बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट अस सी ऑल द स्पेसिफिकेशंस ऑफ फिलेट वेल्ड वन बाय वन। पहले मैं साइज बताऊंगा आपको क्या होता है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, देन वी विल टॉक अबाउट इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव एरिया, ओवरलैप एंड डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट। एक एक करके मैं सारे रिकमेंडेशंस बताता हूं, बट पहले आप यहां तक लिख लिए ना सभी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड के बारे में सारे पॉइंट्स लिख लिया आपने, टाइमलाइन तो चालू ही है, लिख लिया। देन लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट वेल्ड स्पेसिफिकेशन। बढ़ जाऊं आगे, शैल आई प्रोसीड फर्दर? टेल मी फास्ट, बढ़ूं आगे मैं, फिर एक एक करके वेल्ड स्पेसिफिकेशन देखते। सबसे पहले मैं आप साइज की बात करूंगा। छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी देखते चले जाते हैं। हाँ बेटा वो दिखाने के लिए, अभी मैं भी दिखाऊंगा, साइज कैलकुलेशन के लिए हम ट्राइंगल ही मानते हैं अभिषेक, बट प्रैक्टिकली दिस इज मेड कॉन्वेक्स इन नेचर। अभी देखना कोड में क्या दिखा रखा है, मैं अभी दिखा दूंगा अभिषेक, कोड पे ध्यान दो। कोड में ये लिखा है क्या कॉन्वेक्स नहीं देते हैं? प्लीज अभिषेक फोकस ऑन द बोर्ड। चलो बढ़ते हैं आगे, लिख लिया सबने? भी हम कंप्लीट करेंगे ना अभिषेक, कोड में क्या लिखा हुआ मैं सब कुछ बताता हूँ, क्यों वो ट्राइंगल बनाया है सब पता लग जाएगा। आए हड़बड़ा रहे हो, सब कुछ तो बताता ही हूँ क्लास में। लिख लिया? अरे भाई आप लोग रिस्पॉन्ड करो यस और नो तो मैं बढ़ूं आगे। सबसे पहला साइज देख रहे हैं, सबसे पहली स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं, डेट इज साइज।
साइज क्या होता है, हाउ इज द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज डिफाइंड? बहुत सिंपल। ये देखो मेरा फिलेट वेल्ड है, ऐसे मैंने फिलेट वेल्ड बनाया है, फिलेट वेल्ड ऐसे ही बनाते हैं। फिलेट वेल्ड में क्या करो, एक लार्जेस्ट ट्राइंगल को इंस्क्राइब करो। देखो यहाँ पे एक लार्जेस्ट ट्राइंगल को मैंने इंस्क्राइब किया। ये तो थ्रोट थिकनेस होता ही है। इस लार्जेस्ट ट्राइंगल पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस एज से, तो इट विल गिव यू द थ्रोट थिकनेस। लेग क्या होता है? ये लेग ऑफ ट्राइंगल है। देखो दिस इज द लेग ऑफ ट्राइंगल जो आपको मिल। अब इसमें से जो भी मिनिमम लेग लेंथ होगा, इन दोनों में से जो भी मिनिमम लेग लेंथ होगा, दैट इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ द बेल्ट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल एस। तो साइज क्या है? द लार्जेस्ट राइट एंगल ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इज फाउंड आउट, एंड फॉर नॉर्मल फिलेट वेल्ड द साइज इज टेकन एज minimum leg length of the weld. Minimum leg length of the weld is actually taken as size of the weld and it is represented by a symbol S. Size is nothing but S. इसके ऊपर देखो कोड ने एक रिकमेंडेशन, पहले पूरी बात सुन लो फिर अच्छे से लिखना, बोर्ड पे फोकस करो प्लीज। फिर कोड क्या बोलता है? अगर हमारा डेप्थ, अगर डीप पेनिट्रेशन वेल्ड है, अगर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा है, इफ द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द वेल्ड इज ग्रेटर देन 2.4 mm, उस केस में आप साइज को 2.4 mm से बढ़ा सकते हो, बट ओनली इन द केस ऑफ डीप पेनिट्रेशन। अगेन ये न्यूमेरिकल्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। तो बोला गया है इफ डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बियॉन्ड द रूट रन, मेरा रूट रन है, इसके बियॉन्ड अगर 2.4 mm का डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, मेरा रूट ऑफ वेल्ड है, रूट रन के बियॉन्ड आप देखो 2.4 mm का अगर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, तब आप क्या करोगे? लेग लेंथ को बढ़ा सकते हो। लेग लेंथ that is size of the weld will be increased by 2.4 mm in this. यही लिखा है यहाँ पे, देखो लिखा भी है, it is being written also here. तो अगर मेरा depth of penetration greater than 2.4 mm, then the size of weld is taken as 2.4 mm plus minimum leg size. तो हम लोग क्या है, साइज को 2.4 mm से बढ़ा देंगे। अब देखो इस साइज के ऊपर एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है कोड ने। पहले देखो मैक्सिमम लिमिट देखते हैं, फिर मिनिमम लिमिट देखेंगे। नाउ मैक्सिमम साइज ऑफ द बेल्ट एज पर कोड क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द बेल्ट? द साइज शुड नॉट बी ग्रेटर देन t minus 1.5 mm, where t is the thickness of the thinner plate being joined. ये t है मेरा, t is the thickness of the thinner plate being, जो भी मेरी t है यहाँ पे, अगर t सेम है तो t सेम ले लीजिएगा, अगर t अलग अलग है तो t विल बी मिनिमम ऑफ T1, T2। तो साइज शुड नॉट बी ग्रेटर देन t minus 1.5 mm। एंड अगर मेरे रोल्ड सेक्शंस है, देखो यहाँ पे राउंडेड, अगर रोल्ड सेक्शंस है जिनमें राउंडेड एजेस है, तो यहाँ पे साइज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3/4 t, where t is the thickness of the rounded edge, है ना। अब इसको मैं डिक्रीज करूंगा तो बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज। Here t is the thickness of the rounded edge, क्लियर है। अब कब ये रिकमेंडेशन यूज करनी है मैक्सिमम साइज की, कब ये और क्यों दिया हुआ है? देखो पहली बात तो ये मैक्सिमम साइज की रिकमेंडेशन क्यों दी गई? साइज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ना ओवर स्ट्रेसिंग हो जाएगी। शेर की हांडी में सवा शेर, आपको याद है ये कहावत ना? अरे प्लेट की औकात से बड़ा साइज देने का कोई फायदा नहीं है, उससे क्या है, जॉइंट में ओवर स्ट्रेसिंग होगी, नॉट रिक्वायर्ड। साइज बहुत ज्यादा नहीं होना, क्लियर है। प्लस देखो एक और कारण है ये देने का, ये एरीज वॉश ऑफ नहीं होना चाहिए। एरीज का मतलब क्या है? कॉर्नर। ये रिकमेंडेशन क्यों आई? टू इंश्योर दैट दिस एरीज, अगर हमारे स्क्वायर एजेस है तो स्क्वायर एज बोलते हैं, जब कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स वॉश ऑफ नहीं होने चाहिए। अगर मेरे कॉर्नर्स वॉश ऑफ हो गए ना, अब देखो मैं फिलेट वेल्ड को हर वक्त ट्राइंगल से ही दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे ये फिलेट वेल्ड है, क्योंकि अब अभिषेक जी बोल रहे थे कोड में हर जगह ऐसे ही ट्राइंगल बनाया है। ट्राइंगल क्या है आपको समझ में आ गया अभिषेक? अब इज द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड देयर, क्लियर है। इसी से हम एनालिसिस कर रहे हैं अपनी पूरी। एनीवेज बोर्ड पे ध्यान दो। तो सब ये रिकमेंडेशन क्यों दिया गया? इट इज टू इंश्योर दैट
ये जो एक्सपोज्ड एरीज है ये वॉश ऑफ नहीं होती। अगर मैंने मान लो यहां से वेल्डिंग ली तो बेटा ये तो राउंड हो जाएगा, यहाँ पे एरीज वॉश ऑफ हो जाएगा, फिर आप एग्जैक्ट साइज नहीं मेजर कर पाओगे। साइज को मेजर करने के लिए एज चाहिए ना मेरे को, तभी तो मैं एग्जैक्ट साइज मेजर कर पाऊंगा। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे ये एरीज वॉश ऑफ नहीं होना चाहिए अगर एक्सपोज, अगर हमारा स्क्वायर एज है तो, इसीलिए T-1.5 mm क्राइटेरिया। बाकी राउंडेड एज अगर है तो यहाँ पे तो एरीज है ही नहीं, तो उसके लिए फिर 3/40 दिया, where T is the thickness of the rounded edge, और यहाँ पे T is the thickness of the thinner member being joined। देखो दो रिकमेंडेशन है, एक स्क्वायर एज के लिए और एक राउंडेड एज के लिए। अगेन देखो ये रिकमेंडेशन केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खास काम नहीं आए, बताऊंगा क्यों। फॉर स्क्वायर एज द मैक्सिमम साइज इज T-1.5 mm, where T is the thickness of the thinner part being, for rounded edge the maximum size is 3/4, where T is the thickness of the round edge। और ये मैक्सिमम साइज की रिकमेंडेशन क्यों दी है? टू इंश्योर दैट देयर इज नो ओवर स्ट्रेसिंग ऑफ द जॉइंट। तो द स्पेसिफिकेशन limits the size of fillet weld so that the total strength may be developed without overstressing the adjacent, and also prevents washing down of the exposed areas। areas का मतलब होता है कॉर्नर, यहाँ पे एरीज क्या है? एरीज इज एक्चुअली द, वो बोलते हैं कॉर्नर, एरीज का मतलब कॉर्नर है, वो कॉर्नर वॉश ऑफ। वैसे ही बेटा देखो एक मिनिमम साइज की भी रिकमेंडेशन है, तो वेल्ड का फेलियर हो जाएगा। अगर साइज बहुत छोटा दे दिया वो भी सही नहीं है, साइज बहुत छोटा देना भी सही नहीं है, एक मिनिमम साइज तो आपको हर वक्त प्रोवाइड करना चाहिए। मिनिमम साइज विल डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द थिकर मेंबर। तो मिनिमम साइज की रिकमेंडेशन क्या है? अगर 0 से 10 mm है मिनिमम साइज, तब दो, सॉरी अगर थिकनेस ऑफ द थिकर मेंबर, ये थिकनेस ऑफ द थिकर मेंबर है 0 से 10 mm के बीच में, मिनिमम साइज इज 3 mm। फिर अगर 10 to 20 mm है तो 5 mm, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। फिर 1 से बढ़ाओ 6 mm। अगर मेरा थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट इज बिटवीन 32 to 50 mm, देन इट इज 8 mm फर्स्ट रन, 10 mm फाइनल। ये रिकमेंडेशन क्यों दी ये भी मैं बताऊंगा। 8 mm फर्स्ट रन, 10 mm फाइनल। 2 लेयर में वेल्डिंग करो, क्लियर है? 2 लेयर में वेल्डिंग करोगे, नहीं तो क्या है, वेल्डिंग अगर बहुत साइज बहुत बड़ा होता है वेल्ड का, एक साथ अगर आपने पूरी पूरी वेल्डिंग कर दी तो क्या है, आउटर वाला तो जल्दी कूल हो जाएगा, अंदर वाला कूल होगा नहीं, टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेसेस आएंगे, समझ में आया? इसीलिए बहुत अगर मोटा वेल्ड है तो फिर आप जो है ना 2 रन्स में कर रहे हो वेल्डिंग, 8 mm फर्स्ट रन, 10 mm फाइनल। पहला रन के बाद क्या है, उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा सरफेस, फिर चिपिंग विपिंग करनी पड़ेगी, फिर आप जो है दूसरा रन आप दोगे। क्लियर है मेरी बात? थोड़ा लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, तो हम कोशिश करते हैं कम साइज ही हो। अब देखो साइज के ऊपर लिमिट क्यों है, अगर आप इससे कम साइज का वेल्ड यूज करोगे तो क्या दिक्कत, क्या है ना, सिंपल सा लॉजिक लगाओ। अगर मैंने वेल्ड का साइज कम कर दिया क्या दिक्कत होगी? थिकर मेंबर जो क्या करेगा, जल्दी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वेल्ड जल्दी जल्दी कूल होगा तो उसके कारण क्या है, क्रैकिंग हो सकती है वेल्ड की। तो यूनिफॉर्म कूलिंग होना चाहिए वेल्ड का, है ना, मेंबर के साथ साथ वेल्ड कूल होना चाहिए। अगर थिकर मेंबर पे आपने छोटा साइज ले लिया वेल्ड का, क्या होगा, थिकर मेंबर वेल्ड को फटाफट कूल करा देगा, के कारण वेल्ड में स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत हो जाए। इसीलिए मिनिमम साइज की क्राइटेरिया दी गई। फॉर थिकनेस ग्रेटर देन 50 mm, देखो क्या बोला गया, अगर बहुत ज्यादा थिक मेंबर है तो साइज तो देना ही है। उसके साथ साथ कोड क्या बोलता है कि आपको फिर मेंबर्स की प्री हीटिंग करना जरूरी है, ताकि वेल्ड और मेंबर एक साथ कूल करें। क्लियर है? तो फॉर थिकनेस ग्रेटर देन 50 mm, स्पेशल प्रिकॉशंस लाइक प्री हीटिंग शुड बी टेकन। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड शुड नॉट बी ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट बीइंग। जो भी साइज ऑफ वेल्ड होगा ऑब्वियसली वो तो मैंने मैक्सिमम साइज में इंश्योर कर ही दिया, इस थिकनेस -1.5 mm तो है ही ना, फिर रिडंडेंट बात है, कभी भी साइज ऑफ, वैसे कोड में लिखा हुआ है साइज ऑफ वेल्ड कभी भी थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर से ज्यादा, हर वक्त थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर से कम नहीं। तो ये मिनिमम साइज की क्राइटेरिया थी, मिनिमम मैक्सिमम साइज बता दिया।
ठीक है, अब देखो हमारे पास तो मिनिमम साइज भी है, मैक्सिमम साइज भी है। हम कौन सा साइज अडॉप्ट करेंगे, मैक्सिमम के आसपास का कि मिनिमम के आसपास, ये भी समझते हैं, थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। देखो ये दो वेल्ड है, एक की लेंथ क्या है 300 mm, साइज 5 mm, और एक 150 mm की लेंथ है और साइज है 10 mm। इन दोनों वेल्ड की स्ट्रेंथ सेम है, लेंथ इंटू साइज करोगे तो एरिया सेम ही आ जाएगा ना, थ्रोट थिकनेस का टियर एरिया दोनों में सेम ही। देखो 300 इंटू 5 1500, 150 इंटू 10 1500, दोनों वेल्ड का स्ट्रेंथ सेम है, दोनों वेल्ड आप सेम स्ट्रेंथ के लिए प्रोवाइड कर सकते हो, पर दोनों वेल्ड में वॉल्यूम अलग अलग है। अगर वॉल्यूम पूछूंगा मैं आपको, वॉल्यूम कैसे निकालोगे वेल्ड का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू लेंथ इनसाइड। तो यहां पर अगर आप वॉल्यूम ऑफ वेल्ड निकालते बेटा, वॉल्यूम ऑफ वेल्ड क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ इनसाइड, दैट इज 300। कितना आ जा रहा है भाई, यहां पे जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वेल्डिंग मटेरियल रिक्वायर्ड है दैट इज 3750। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको, बोर्ड पे ध्यान दोगे आप। और इस वेल्ड का अगर वॉल्यूम निकालोगे तो कितना आएगा, हाफ इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 150, दैट इज 7500 mm क्यूब है वॉल्यूम ऑफ वेल्ड मटेरियल रिक्वायर्ड। किस केस में मेरा वेल्डिंग मटेरियल ज्यादा लग रहा है, 10 mm। देखो वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो कौन सा वेल्ड साइज आपको अडॉप्ट करना चाहिए, दोनों की स्ट्रेंथ तो सेम है, कौन सा वेल्ड साइज फिर आप अडॉप्ट करोगे, लॉजिकली बताओ। दोनों वेल्ड का स्ट्रेंथ तो सेम है, कौन सा साइज अडॉप्ट करोगे, 5 mm वाला कि 10 mm वाला। ऑब्वियसली यू शुड अडॉप्ट दिस 5 mm साइज वेल्ड। हमें 5 mm साइज का वेल्ड अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें कम वॉल्यूम ऑफ वेल्डिंग मटेरियल चाहिए, बस। तो हर वक्त जो भी साइज आप अडॉप्ट करोगे वेल्ड का, वो मिनिमम के आसपास अडॉप्ट करोगे, मैक्सिमम के आसपास नहीं। क्लियर है, कीपिंग इनटू माइंड इकोनॉमी। और एक और प्रॉब्लम, अगर लार्ज साइज वेल्ड अडॉप्ट करते हैं ना तो ग्रेटर देन 1 रन चाहिए होते हैं, तो इसलिए भी हम स्मॉलर साइज अडॉप्ट करना चाहेंगे, ताकि हमें एक से ज्यादा रन नहीं, क्योंकि फिर इससे अनइकोनॉमी हो जाए। तो वेल्ड क्लोजर टू मिनिमम साइज इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द फॉलोइंग रीजन। Large size weld would require more than one run of welding. Cost increases because of shipping and cleaning, which will be required for proper bonding of successive weld runs. A smaller size weld will be cheaper than the larger one for the same strength, since lesser volume of welding will be. ये मैंने समझा ही दिया, smaller size ज़्यादा cheaper होता है as compared to the larger size for the same strength, because यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेल्ड मटेरियल की रिक्वायरमेंट। तो जब भी आप डिजाइन के लिए वेल्ड का साइज अडॉप्ट करेंगे, इट शुड बी नियर टू द मिनिमम साइज। क्लियर है क्या मेरी बात, दिस विल गिव अस इकोनॉमी है। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट अब हम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस देखेंगे, बट पहले आप ये पूरा वेल्ड साइज के बारे में नोट कर लो, फटाफट नोट कर लोगे तो बेटा मुझे बताना, वेल्ड साइज के बारे में अच्छे से सारी बातें नोट, ये साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए जल्दी पूरा नोट कर लीजिए, अब स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा नोट करते चलिए। जल्दी जल्दी इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, में कोई डाउट होगा नहीं, सिंपल सिंपल बातें, जहाँ जहाँ लॉजिक है वहाँ वहाँ मैं एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ आपको। रिकमेंडेशन याद हो जाएगी, आप टेंशन मत लेना, एक दो बार पढ़ोगे सब याद होगा। आज क्वेश्चंस भी करेंगे तब भी याद हो ही जाएगा आपको।
जल्दी जल्दी नोट करिए प्लीज, फटाफट नोट करिए, नोट होते ही बताइएगा, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। क्लियर है? लेट्स बिगिन, लेट्स सी दिस। पूरा नोट कर लिया तो मैं बढ़ूं आगे। नोट कर लिया सबने पूरा? हैव यू नोटेड क्लियर? हम बढ़ेंगे आगे फिर। नेक्स्ट देखते हैं थ्रोट थिकनेस, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। पूरा लिख लिया आपने, थोड़ा बहुत रह जाए तो क्लास के बाद लिखिए, ठीक है? बढ़ जाऊं आगे। डन एवरीबॉडी? तो फिलेट वेल्ड जब भी आप डिजाइन करते हो तो मिनिमम साइज के आसपास का साइज अडॉप्ट करो फॉर इकोनॉमी। नेक्स्ट इज थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस देखो कैसे डिफाइन किया, ये तो मेरा मिनिमम लेग लेंथ इज द साइज ऑफ द वेल्ड। थ्रोट थिकनेस ये परपेंडिकुलर का लेंथ है। मान लो अगर एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस इज 90 डिग्री, तो इस ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा निकाल लोगे ना। ये मान लो अगर 45 डिग्री है, बोथ विल बी 45 डिग्री है, ये भी एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45। ये छोटा ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें cos 45 डिग्री लिख सकता हूं ना, दैट इज s cos 45 सॉरी sin 45 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय दिस, तो tt क्या हो जाएगा, s बाई रूट 2 बोल सकता हूं ना मैं। इसी से तो लिख रहा हूं cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, सॉरी sin 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, दैट इज tt अपॉन में s। तो tt क्या हो गया बेटा, s बाई रूट 2, देयरफॉर tt इज इक्वल टू क्या हो गया, s बाई रूट 2, दैट इज 0.7s, दैट इज 0.70s। इसी को बस के बोलते हैं हम लोग, इसी को बस आप बोलते हो के, ठीक है? 0.707s।
दैट इज नथिंग बट इक्वल टू KS। बोर्ड पे ध्यान देंगे, बस ऑन द बोर्ड, दैट इज ये S होगा मेरा इज इक्वल टू KS। तो जो भी मेरा थ्रोट थिकनेस होगा दैट विल बी समथिंग KS, and this K will depend upon this angle, that is angle between the fusion faces। अगर मैं एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस चेंज कर दूं, मान लो अगर मेरा वेल्ड ऐसा हो जाए, अगर एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस हम चेंज करें, यहां पे बोर्ड पे ध्यान दो, दिस इज द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस। अगर एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, अगर मैं चेंज करते जाऊंगा तो आप देख रहे हैं थ्रोट थिकनेस चेंज होता जाएगा। दिस इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। इसी आधार पर कोड ने एक रिकमेंडेशन दी, फ्यूजन फेसेस। तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ट्राइंगल से, कोड ने एक रिकमेंडेशन दे रखी है, आपको वो याद रखनी है। क्या रिकमेंडेशन है? देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस। ये एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस क्या है? देखो यहाँ पे लिखा भी था, थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये फ्यूजन फेसेस के बीच का एंगल थीटा है बेटा। उसके अकॉर्डिंग ये साइज है, थीटा अगर 60 से 90 डिग्री के बीच, ये टेबल याद रखना है, 60 से 90 डिग्री के बीच में तो K 0.7, और ये K 0.7 कैसे आता समझ में आ रहा है? क्योंकि जब 90 डिग्री था तो K मेरा 0.7 के आसपास ही आया, तो वहां से कोड ने उठाया 0.7। तो अगर फ्यूजन फेसेस 60 से 90 डिग्री के बीच में तब तो 0.7 है। जैसे जैसे फ्यूजन फेसेस का एंगल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या है, 91 से 100 डिग्री तो 0.65, फिर 0.60, फिर 0.55, फिर 0.50। मैंने कैसे याद किया है टेबल, मैं बताता हूँ। आप क्या है, पहले 0.7 से 0.5 के बीच में सारे फिगर्स लिख लो, 0.7, 0.65, 0.60, 0.55, 0.50। अब क्या करो ना, देखो यहाँ पर ये डिफरेंस 10 के बराबर है, ये भी लगभग 10 है, फिर क्या 10 से आप बढ़ाते चले गए, फिर यहाँ पर भी देखो 120 से ज्यादा नहीं हो सकता, पीछे से आप 6 से कम करते चले जाओ। ध्यान दो, ये 6 से कम किया आपने, फिर 6 से कम किया, फिर ये बीच का जो है हमारा 5 से कम, ऐसे याद रख सकते हो। तो 60 टू 90, 91 टू 100, 101 प्लस 5 दैट इज 106, 106 प्लस कितना हो रहा है, 7 दैट इज 113 डिग्री से 114 से 120। इस तरीके से मैंने कुछ याद किया, याद रखना पड़ेगा, टेबल इंपॉर्टेंट है, एक आध बार गेट में पूछा गया है, याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और कुछ नहीं गिवन है तो हर वक्त हम थीटा को 60 से 90 डिग्री के बीच में मानते हैं और के को 0.7 मान के वह एनालिसिस कर डालते हैं, अगर कुछ नहीं। क्लियर है क्या? तो दिस इज हाउ थ्रोट थिकनेस इज कैलकुलेटेड। टीटी इज इक्वल टू क्या है मेरा, हर वक्त के एस के बराबर है, और के आप ऐसे निकाल लोगे, थ्रोट थिकनेस हर वक्त ऐसे ही निकालोगे, दैट इज टी इक्वल टू, यही आएगा फॉर्मूला आपसे, के इंटू के। आप इस टेबल की हेल्प से वाली बात ही नहीं, ठीक है भाई, के आप ऐसे निकाल, जल्दी से आप इसको नोट कर लो। देखो यहां से एक चीज और समझ में आया कि एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस कैनॉट बी लेस देन 60 डिग्री एंड कैनॉट बी मोर देन 120 डिग्री एज पर आईएस कोड। एज पर आईएस कोड हमारा एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। 60 डिग्री से कम कर दोगे तो बहुत ज्यादा, बहुत कम हो जाएगा, तो फिर आप वेल्डिंग नहीं कर पाओगे, और 120 डिग्री से ज्यादा भी दिक्कत है, फिर वो फिलेट नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस शुड नॉट बी लेस देन 60 डिग्री एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 120 एज पर आईएस। So if theta is less than 60 degree or more than 120 degree, fillet weld is not recommended as per IS code। यही समझ नोट में जाएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से पूरा लिख डालो, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस दैट इज टी, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल टी। जल्दी से इसको भी पूरा नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस आपको समझ में आ गया, टेबल याद रखना। देन वी विल टॉक अबाउट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड। देखो ये क्या चीज है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफेक्टिव लेंथ को देखो कैसे डिफाइन किया गया, ये भी मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग हो। पहले आप ये नोट कर लो इफेक्टिव थ्रोट,
जल्दी जल्दी, मेक इट फास्ट। लिख लिया आप लोगों ने, बढ़ूं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एलई। इफेक्टिव लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एलई से। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है वेल्ड का? हाउ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड इज डिफाइंड। इफेक्टिव लेंथ को ऐसे डिफाइन किया गया, दैट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड, हाथ से ही लिख देता हूं। This is how effective length is defined, that is effective length of weld LE is equal to overall length minus 2s। पहले ध्यान से मेरी बात सुन लो, फिर सब कुछ लिखना ही है आपको। ओवरऑल लेंथ माइनस 2s
is my effective length, and this should not be less than 4s, where s is the size of the weld. ध्यान दो, हमने ओवरऑल लेंथ से पहले देखो 2s क्यों माइनस किया। देखो जब भी हम वेल्डिंग करते हैं ना, पूरा का पूरा साइज स्टार्टिंग में ही नहीं डेवलप होता। समझो एक वेल्डर है, वो वेल्डिंग कर रहा है, पूरा का पूरा साइज स्टार्टिंग में ही नहीं डेवलप हो जाता है, इसीलिए हमने 2s माइनस किया। क्यों? क्योंकि जो भी हम लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं उससे हमारा इफेक्टिव लेंथ कम ही होगा, बिकॉज स्टार्टिंग और एंडिंग में जो है ना हमारा पूरा का पूरा साइज नहीं आ पाता है। क्लियर है? पहले जब वेल्डिंग स्टार्ट होती है थोड़ा 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 करके साइज बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट साइज पे चला जाता है। स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ वेल्ड पे पूरा साइज नहीं मिलता है, इसलिए ओवरऑल लेंथ -2s किया गया। ध्यान दो, ड्राइंग्स में जो भी लेंथ मेंशन होता है, एक चीज और समझो, ये कंसेप्ट वैसे एग्जाम में ज्यादा यूज होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग में, डिजाइन ड्राइंग्स में जो भी लेंथ मेंशन्ड है, दैट इज ऑलवेज इफेक्टिव लेंथ। वेल्डर को हर वक्त पता है कि जो भी उसको लेंथ प्रोवाइड करना है वो 2s ज्यादा करना है। ओवरऑल लेंथ जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं फील्ड में, दैट इज ओवरऑल लेंथ, वो हर वक्त 2s ज्यादा ही होगा। तो ड्राइंग्स में हर वक्त जो भी लेंथ प्रोवाइडेड, जो भी लेंथ गिवन होता है, दैट इज ऑल इफेक्टिव लेंथ। क्लियर है? एक चीज समझो कि इफेक्टिव लेंथ कभी भी 4s से कम नहीं होना चाहिए। हर वक्त टू बी 100% इफेक्टिव, कम से कम वेल्ड का लेंथ शुड बी 4s, सच दैट वो पूरा का पूरा स्ट्रेंथ डेवलप कर ले। अगर मेरा लेंथ ऑफ वेल्ड इज लेस देन 4s तो मेरा वेल्ड पूरा का पूरा स्ट्रेंथ डेवलप ही नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए कम से कम वेल्ड का जो लेंथ है, दैट शुड नॉट बी लेस देन 4s। क्लियर है? अगर मेरा वेल्ड का लेंथ 4s से कम हो, तब बेटा आपको साइज को कम करना पड़ेगा वाइल कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बात। मान लो मैंने एक इंटरमीडिएट वेल्डिंग कर रखी है, वी हैव डन ए इंटरमीडिएट वेल्डिंग। यहाँ पे साइज ऑफ वेल्ड क्या है? 10 mm, एंड लेंथ ऑफ वेल्ड क्या है? 30 mm। ये इंटरमीडिएट वेल्डिंग है। ये क्या है बेटा? ये मेरी इंटरमीडिएट वेल्डिंग। इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड समझते हो, पिछली क्लास में मैंने बताया था। इंडिविजुअल वेल्ड का लेंथ क्या है? दैट इज 30 mm। देखो साइज जब 10 mm हो, मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड टू रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुल स्ट्रेंथ इज 40 mm, है ना। मिनिमम वेल्ड लेंथ कितना चाहिए? 40 mm, और मेरा 30 mm, तो 40 mm से कम है। तो जो हम साइज लेंगे फॉर कैलकुलेशन, दैट विल बी 30/4, दैट इज 7.5 mm। तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं साइज 10 mm, बट कैलकुलेशन के लिए, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए साइज जो लिया जा रहा है दैट इज 7.5, क्योंकि मैंने लेंथ पूरा नहीं प्रोवाइड किया। अगर लेंथ में यहाँ पे 40 mm से ज्यादा दे देता, तब तो फिर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए साइज 10 mm ले सकते थे। सिंस यहाँ पे लेंथ मेरा 4s से कम है, इसीलिए फिर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए आपको जो है साइज को कम कर देना चाहिए। दैट विल बी टेकन एज L/4, दैट इज 7.5 mm। यही लिखा हुआ देखो यहाँ बोर्ड पे, ध्यान दो। समझ में आई बात? इन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग ओनली इफेक्टिव लेंथ इज शोन। तो जो भी हमारा ये लेंथ है, दैट इज ऑल इफेक्टिव लेंथ। क्लियर है? ड्राइंग्स में अगर इफेक्टिव लेंथ ही देते हैं, प्रोवाइड जब करेंगे तो 2s से प्लस कर दें। जब भी एग्जाम में आपसे लेंथ पूछा जा रहा है, हर वक्त इफेक्टिव लेंथ ही रिपोर्ट करिएगा, अपना दिमाग मत दौड़ाइएगा। और एग्जामिनर अगर लेंथ गिवन दे रहा है ड्राइंग्स में या क्वेश्चन में, दे आर ऑल टेकन एज इफेक्टिव लेंथ ओनली। ठीक है? मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड फॉर अ वेल्ड टू बी 100% इफेक्टिव इज 4s। मिनिमम लेग लेंथ इज लेस देन 4s, then the effective size is taken as 1/4 of the effective length। तो अगर हमारा लेग लेंथ जो है, अगर हमारा लेंथ ऑफ वेल्ड इज लेस देन 4s, देन फिर हम लोग मिनिमम लेग लेंथ दैट इज इफेक्टिव साइज को कम करेंगे, दैट विल बी टेकन एज 1/4 ऑफ द इफेक्टिव। क्लियर है ये बात? ये पॉइंट समझ में आया? फिर और एडिशनल रिकमेंडेशन है इफेक्टिव लेंथ के ऊपर, वो भी बताऊंगा। ये बात आपको समझ में आई? 4s की क्राइटेरिया क्या है, समझ में आया आपको? पढ़ूं आगे? चलो आगे देखो। देखो जब भी हम साइड फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करेंगे, देखो केवल और केवल साइड फिलेट वेल्ड दिया गया, कोड बोलता है आपको एक एंड रिटर्न्स देना है। मान लो L इज द लेंथ ऑफ द साइड फिलेट वेल्ड, L इज द लेंथ ऑफ द साइड फिलेट। केवल अगर आप साइड फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हो, देख रहे हैं, केवल साइड फिलेट वेल्ड दिया, एंड फिलेट नहीं दिया। साइड और एंड फिलेट वेल्ड मैंने पिछली बार बताया था,
तो एक एंड रिटर्न्स देना है आपको, यहाँ पे एक एंड रिटर्न देख रहे हो, यहाँ पे एक वेल्ड को थोड़ा घुमाना है और 2s का एंड रिटर्न्स देना है। दीज आर नोन एज एंड रिटर्न। ये जो 2s देख रहे हो ना साइड में, दीज आर माई एंड रिटर्न, इसी को हम लोग एंड रिटर्न बोलते हैं। ये एंड रिटर्न क्यों दिया जाता है? टू रिलीव द वेल्ड्स फ्रॉम एक्सेसिव स्ट्रेसेस, क्योंकि वेल्ड के एंड्स में देखो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो सकता है जिसके कारण वेल्ड का जल्दी फेलियर हो जाए। टू रिलीव द वेल्ड्स फ्रॉम दिस स्ट्रेस कंसंट्रेशन हम लोग ये एंड रिटर्न्स देते हैं। ये एंड रिटर्न्स मिनिमम 2s तो देना ही देना है आपको, क्लियर है? और देखो ये एंड रिटर्न दे तो रहा हूं बट स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में इसको अकाउंट फॉर नहीं करूंगा। तो ये तभी दिया जाएगा जब केवल साइड वेल्डिंग होगी। तो देखो जब साइड फिलेट वेल्ड दे रहे हैं तो मिनिमम एंड रिटर्न 2s देना, whereas is the size of the weld. End returns are provided to relieve the weld length from high stress concentration at their ends. It must always be provided if joints are subjected to stress reversal impacts and तो अगर joints में eccentricity आ रही है, stress reversals आ रहे हैं, alternating stresses या impact forces लग रहे हैं, तो ये जरूर प्रोवाइड करना चाहिए। और ये प्रोवाइड तो करता हूँ बट कभी भी इसको स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में अकाउंट फॉर नहीं करूंगा। जब भी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूंगा तो केवल ये साइड फिलेट वेल्ड की ही लेंथ ली। क्लियर है? नेक्स्ट रिकमेंडेशन है एल जो है, दिस शुड नॉट बी लेस देन बी। ये विड्थ ऑफ द प्लेट से ज्यादा होना चाहिए, इंडिविजुअल लेंथ ऑफ द साइड फिलेट वेल्ड। जब केवल साइड फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करो तभी की है, अगर एंड फिलेट प्रोवाइड कर दिया तब ये सब रिकमेंडेशन नहीं चलेगी। ठीक है? L should not be less than B, that is length of the side fillet weld should not be less than the width of the plate. Here width of the plate से ज्यादा ही होना, width of plate होगा, width of plate होगा। मैंने दिखा भी दिया था B of plate। इस पर वेल्डिंग हो रही, B should not be greater than 16T। width जो है ना हमारा 16T से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर width 16T से ज्यादा हो गया, where T is the thickness of the plate, अगर थिकनेस थिकनेस 16T से ज्यादा होगी, अगर width बहुत ज्यादा होगी तो क्या है, याद है फिर प्लग फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करते थे। प्लग फिलेट क्यों प्रोवाइड करते थे? व्हेन वी हैव नॉन यूनिफॉर्मिटी इन स्ट्रेसेस, पिछली क्लास में बताया था आपको। तो अगर विड्थ बहुत ज्यादा होगी, 16T से ज्यादा हो जाएगी, तब आपको जो है प्लग फिलेट या स्लॉट फिलेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये प्लग क्यों देते थे? यहाँ पे प्लग फिलेट क्यों दिया जाता था, याद है? टू इंश्योर दैट माई स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। यही लिखा हुआ है, B should not be greater than 16 as B increases, non-uniformity of stress in the plate increases. If plate is wider than 16T, slot or plug weld must be increased, where T is the thickness of the thin plate being, सब जगह T thickness of thinner. Length of joint should not, अगर length of joint 150 TT से ज्यादा हो, TT is the thickness of the throat, TT is my thickness of the throat. LJ is the length of joint, that is the length of joint in the direction of load transfer. अगर लेंथ ऑफ जॉइंट बहुत ज्यादा होगा तो फिर हमें स्ट्रेंथ को कम करना पड़ेगा। कोई बोल्ट वाले केस के कारण, बोल्ट में जो पड़ा था, इफ द लेंथ ऑफ द वेल्डेड जॉइंट LJ is greater than 150, the strength of the weld will be reduced by a factor बीटा LJ से आप रिड्यूस करोगे वेल्ड की स्ट्रेंथ को, where बीटा LJ is equal to क्या होता है, that is 1.2 minus 0.2 LJ upon 150T, और ऑब्वियसली दिस 1 बीटा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, हर वक्त 1 से कम ही होगा। तो ये आप तभी अप्लाई करोगे करेक्शन व्हेन LJ इज ग्रेटर देन 150T, तभी बीटा LJ 1 से कम होगा। क्लियर है? तो आप इतने से जो है ना स्ट्रेंथ को कम करोगे लॉन्ग जॉइंट्स को अकाउंट फॉर करने के लिए। जब केवल साइड फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं तभी रिकमेंडेशन। अब देखो फॉर फ्लेंज टू वेब कनेक्शन जब हम कर रहे हैं, जब हम प्लेट गर्डर बना रहे हैं थ्रू वेल्डिंग, तब ये बीटा LJ का करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में मेरे स्ट्रेसेस ऑलरेडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ये केवल जब एंड जॉइंट्स पे आप कनेक्शन कर रहे हो उसी समय ये करेक्शन करना है बीटा एलजे का। लेंथ ऑफ जॉइंट का जो हमने याद है बोल्टिंग के केस में दिखाया था, बोल्टेड प्लेट गर्डर के केस में लेंथ ऑफ जॉइंट का करेक्शन नहीं लगाते, बीटा एलजे नहीं लेते, सेम ये बात यहाँ पर भी लागू है। क्योंकि जब हमारा प्लेट गर्डर देखोगे तो उस केस में हमारा लॉन्ग जॉइंट्स एंड आवर स्ट्रेसेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि एक जगह सारा लोड नहीं लगाते। प्लेट गर्डर के केस में थ्रू आउट द प्लेट गर्डर लोडिंग कर रहे हैं, तो वहां पे बीटा एलजे का करेक्शन करने की जरूरत। क्लियर है कि लॉन्ग जॉइंट्स में क्या है, हमारा जो एंड पोर्शन है उसमें स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं, इससे हमारे अर्ली फेलियर हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रेंथ को कम करने के लिए हमने बीटा एलजे का फैक्टर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ये सब याद रखिएगा प्लीज, बढ़ जाता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड, पर पहले आप इफेक्टिव लेंथ के बारे में सारी बातें लिखिए। जल्दी लिखिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, सिंपल सिंपल बातें थी, मेक इट फास्ट, जल्दी जल्दी यहाँ तक लिखिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। देन आई विल टॉक अबाउट इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड, ये भी बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें खास। थोड़ी सी रिकमेंडेशन और रह गई, फिर खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट करिए, प्लीज मेक इट फास्ट। नोट कर लेंगे तो बताएंगे, फटाफट नोट करिए प्लीज।
पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से।
क्लियर है, लिख लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इफेक्टिव एरिया। देखो आपको पता है कि हमारा जो भी वेल्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज कैलकुलेटेड बाय शियरिंग एरिया, बाय शियर एरिया ऑन द थ्रोट। तो थ्रोट का शियर एरिया क्या होगा? दैट इज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इनटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड, दैट इज इफेक्टिव एरिया ए along which the weld is developing the strength is nothing but the length of the weld into throat thickness। क्योंकि मुझे पता है फिलेट वेल्ड पे आप कोई भी फोर्स लगाओ इट विल ऑलवेज रेजिस्ट ऑल द फोर्सेस बाय शीयरिंग एक्शन ऑन इट्स थ्रोट। ये भी आप समझते हो, क्लियर है। एक और चीज बता देता हूं, फिर एक साथ लिख लो। एक ओवरलैप होता है, ओवरलैप के लिए भी देखो एक रिकमेंडेशन है, ओवरलैप शुड नॉट बी लेस देन 40 और 40 और 40 mm whichever is maximum, where T is the thickness of the thinner plate being jointed। तो T यहाँ पे थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, 40 और 40 mm से ज्यादा ही होना चाहिए ओवरलैप। तो ओवरलैप ताकि हमारा फोर स्ट्रेस अच्छे से डेवलप हो सके, और ऐसे आप वेल्डिंग करोगे। यहाँ ये ओवरलैप है, ओवरलैप इतना तो होना ही चाहिए, ओवरलैप शुड नॉट बी लेस देन 40 और 40 mm विच एवर इज मैक्सिमम। क्लियर है, इससे ज्यादा ही होना चाहिए ऑब्वियसली मैक्सिमम। ओवरलैप के ऊपर एक रिकमेंडेशन है, ओवरलैप क्या है आपको समझ आ गया। जल्दी से लास्ट रिकमेंडेशन लिखिए, फिर हम कुछ अब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकाल के दिखाता हूं कैसे निकाल। जल्दी से दोनों रिकमेंडेशन भी लिखिए, मेक इट फास्ट। फिर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कैसे निकालते हैं ये देखिए आप, बहुत सिंपल है। तो हमें पता है कि वेल्ड ऑलवेज रेजिस्ट बाय शियरिंग एक्शन ऑन इट्स थ्रोट। वेल्ड की स्ट्रेंथ शियर में निकालूंगा मैं, तो वेल्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है फिर हम वो देखेंगे। जल्दी जल्दी आप इसको नोट करें, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इतनी ज़्यादा जो है चैप्टर में दिक्कत होनी ही नहीं। आप देखना अभी जब क्वेश्चंस करेंगे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम, परेशान ही नहीं होना आपको, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम, क्या भाई। जल्दी जल्दी आप इसको सॉल्व करो, मेक इट फास्ट प्लीज। जल्दी जल्दी करिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आंसर बताएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। जल्दी जल्दी लिखिए प्लीज। ओवरलैप की भी रिकमेंडेशन लिख दीजिए, देन डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड का लास्ट स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, डेट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं वो भी दिखा देता हूँ। जल्दी जल्दी लिखिए बट पहले इसको, मेक इट फास्ट प्लीज। मेक इट फास्ट प्लीज, जल्दी जल्दी करिए।
कर लिया, बढ़ता हूं आगे। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कैसे निकालते हैं, दैट इज पीडीडब्ल्यू। हमने बताया आपको जो भी मेरा फिलेट वेल्ड दैट इज ऑलवेज रेजिस्टिंग or any kind of forces by shearing action on its throat. shear strength क्या होती है, अगर मैं shear strength in rupture देखूं, PDW that is the strength of the weld in rupture. PDW क्या, कैसे लिखूंगा, देखो PDW is equal to क्या, FU by √3। √3 क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे shearing action होगा। ये तो shear strength आ गया by into shear area। shear area क्या होगा, that is the effective area of the weld into AE। AE क्या है भाई मेरा, it is FU by √3 gamma MW into LE into TT। LE is the effective length and TT is the effective throat thickness। या TT को ऐसे KS भी तो लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई इसको, सब बातें से। S is the size of the weld and K depends upon the angle between the fusion। LW is the length of the weld या effective length of the weld, that is LE। LE कर देता हूं। LE is the length of the weld and TT is the effective throat thickness of the weld, that is KS। ठीक है, S is the size of the weld। FU क्या होगा, it is the minimum of the strength of the parent metal and the weld। जनरली मैंने बताया था वेल्ड जो भी मटेरियल यूज करते हैं उसकी स्ट्रेंथ हमारे पेरेंट मेटल से थोड़ी ज्यादा ही होती है। FU आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ग्रेड ऑफ प्लेट ही हो जाता है, क्योंकि ये हर वक्त अज्यूम्ड होता है कि हमारा वेल्डिंग मटेरियल की स्ट्रेंथ प्लेट की स्ट्रेंथ से ज्यादा ही होगी। गामा MW क्या, इट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्डिंग। वो 1.25 होता है फॉर शॉप वेल्डिंग एंड 1.5 होता है फॉर द साइट वेल्डिंग। क्लियर है, इस तरीके से आप स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकालोगे इन द केस ऑफ फिलेट वेल्ड। बिकॉज इन द केस ऑफ फिलेट वेल्ड कोई भी फोर्स लगाओ, हमारा जो है वेल्ड हर वक्त शेयरिंग एक्शन ऑन इट्स थ्रोट में ही फेल होता है। जल्दी से इसको पूरा नोट कर दो, फिर हम आगे बढ़े। देन आई विल टॉक अबाउट इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड, उसका भी डिजाइन बता देता हूँ, फिर स्लॉट वेल्ड का डिजाइन बता के बहुत सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दें। जल्दी से इसको भी नोट करो, मेक इट फास्ट। नोट होते ही मुझे बताओ, काफी टाइम दे रहा हूं नोट करने के लिए, है ना। जल्दी से नोट करिए प्लीज। लिख लिया आप लोगों ने, फिर बढ़ूं आगे मैं, टेल मी फास्ट।
जल्दी जल्दी करिए आप लोग ना, इतना समय थोड़ी ना हमारे पास। बढ़े आगे, सारा फॉर्मूला लिख लिया, ये तो अब रटना नहीं है, ये सब चीजें समझना है बस। फिलेट वेल्ड में आपको पता है शियर स्ट्रेंथ देखते हैं अलोंग द थ्रोट, तो थ्रोट एरिया है LE इंटू TT, इमेजिन कर पा रहे हैं, एंड ये हमारा स्ट्रेंथ है, थ्रोट का लेंथ इंटू लेंथ इनसाइड, तो आपका उससे थ्रोट का एरिया आ जाता है। थ्रोट का एरिया ऐसे ही तो निकालोगे ना, अगर किसी को इमेजिनेशन करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको का फिगर बना सकता हूँ, ऐसा ही तो कुछ हो रहा है, देखो प्लेन के अबाउट शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये देखो मेरा TT हो गया ये, और ये मेरा LE, ऐसे ही आप जो शेयर एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या डाउट है? अब मैं कैसे अब देख के बताऊं, बाकी सब चीजें टाइप कर पा रहे हो, वो डाउट नहीं टाइप कर, ट्राई कर, समझ नहीं आ रहा, आप बाकी चीजें टाइप कर पा रहे हो, वो डाउट नहीं टाइप कर पा, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे भेज दो डाउट, मैं वहां देख लूंगा। टेलीग्राम चैनल पे भेज दो डाउट बेटा, मेरे वाले चैनल पे डाउट लिख के भेज दो, देख लूंगा। यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, वहां तो देख ही लूंगा। ठीक है अभिषेक, बढ़ता हूँ आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन ऑफ इंटरमीडिएट फिलेट। इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड कब हम प्रोवाइड करते हैं? व्हेन द इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड इज साइड वेल्डिंग 1.1, नहीं बेटा ये कौन सी रिकमेंडेशन, कविता जी ये गलत दे रहे हो, गामा MW साइट के लिए 1.25, सॉरी साइट के लिए 1.50 एंड शॉप के लिए 1.2। ठीक है, तो पता ही आपको कनेक्शन 1.10 केवल यील्डिंग वाले केस में लेते, प्लेट्स के साइड की जगह साइट लिखते तो बेटर रहता कविता जी, डाउट तो ठीक। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। इंटरमीडिएट फिलेट वेल्डिंग, रुक रुक के वेल्डिंग कब करते हैं आपको याद है ना? जब मेरा वेल्ड की लेंथ की रिक्वायरमेंट, अगर मैं ओवरऑल वेल्डिंग करूं फॉर द सेम साइज, तो लेंथ की रिक्वायरमेंट कम है, लेंथ की रिक्वायरमेंट कम है भाई, कम लेंथ देना चाहिए, उस केस में फिर आप क्या करोगे? इंटरमीडिएट फिलेट वेल्डिंग करो। इंटरमीडिएट फिलेट वेल्डिंग के केस में एक तो आपको पता है मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 4s और 40 mm विच एवर इज मैक्सिमम। इफेक्ट लेंथ तो आपको पता ही है ना, इफेक्टिव लेंथ वेल्ड का हर वक्त 4s या 40 mm जो भी ज्यादा है उससे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर रिकमेंडेशन स्पेसिंग की है, स्पेसिंग ऑफ इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड क्या होना चाहिए? कंप्रेशन और टेंशन मेंबर के लिए अलग अलग है। फॉर टेंशन मेंबर द स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16T और 200 mm विच एवर इज मिनिमम। कोई बोल्ट वाले केस में टैग बोल्टिंग यहाँ पे की थी वैसा ही रिकमेंडेशन। कॉम्प्रेशन मेंबर में 12T और 200 mm विच एवर इज मिनिमम। स्पेसिंग हर वक्त इससे कम होनी चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस। देखो टेंशन मेंबर में ज्यादा स्पेसिंग दे सकते हो, कॉम्प्रेशन मेंबर में कम स्पेसिंग क्यों? अगर कॉम्प्रेशन मेंबर होगा तो वहां पर स्पेसिंग को कम क्यों किया गया है इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड में, जल्दी से बताओ आप, बाकी तो बातें एकदम सिंपल ही है। Where thick T is the thickness of the thinner part being jointed, obviously. जल्दी बताओ। कॉम्प्रेशन मेंबर में कम क्यों किया गया है, ये मैंने टैग बोल्टिंग के केस में बताया था, टू अकाउंट फॉर बकलिंग। कॉम्प्रेशन मेंबर में लोकल बकलिंग हो सकती है, इसीलिए वहां पे स्पेसिंग को कम रखा जाता है। अगर वहां स्पेसिंग ज्यादा रखोगे तो फिर प्लेट्स की लोकल बकलिंग होती है। बकलिंग कॉम्प्रेशन मेंबर में होता है, टेंशन मेंबर में। क्लियर है? When length of the smallest size fillet weld required to transmit the load is less than the continuous length of the joint, ये मैंने बताया, intermittent fillet weld is provided but weld cannot be used for dynamic and repetitive load। अगर हमारा alternating stresses हैं, repetitive loads हैं,
उस केस में फिर आप कभी भी इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड नहीं दोगे, उस केस में कॉन्टिन्यूअस वेल्ड ही देना पड़ेगा, चाहे ज्यादा लेंथ दे। क्लियर है, बात समझ में आ रही? लोग बकलिंग रीजन था बेटा, बकलिंग 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 हो सकती, क्रशिंग नहीं बकलिंग। केदार बकलिंग हो, क्रशिंग अलग चीज होती है। देखो आप इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड दो तरीके से दे सकते हैं, या तो चेन वेल्डिंग या तो स्टैगर्ड। विच वन विल बी प्रेफर्ड, चेन वेल्ड प्रेफर करोगे कि स्टैगर्ड वेल्ड? मान लो मैं इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड कर रहा हूं, मैं ऐसे चेन वेल्डिंग भी कर सकता हूं और यहाँ पे मैं स्टैगर्ड वेल्डिंग कर रहा हूँ, स्टैगरिंग की है, समझ में आ रहा है? देखो स्टैगरिंग की है, तो कौन बेटर है, स्टैगर्ड वेल्डिंग की चेन वेल्डिंग? टेल मी फास्ट, विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? टेल मी फास्ट, विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? टेल मी फास्ट प्लीज, विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? चेन वेल्डिंग बेटर है कि हमारा स्टैगर्ड वेल्डिंग बेटर? हर वक्त स्टैगर्ड अच्छा नहीं होता, यहाँ चेन वेल्डिंग इज प्रेफर्ड। अरे यहाँ होल का चक्कर थोड़ी ना है, मुझे पता है सब लोग गलत आंसर देते। अरे बोल्ट के केस में स्टैगरिंग करते थे क्योंकि वहां नेट एरिया बढ़ जाएगा, यहाँ कोई एरिया थोड़ी ना बढ़ेगा, यहाँ तो सब ग्रॉस एरिया ही है। चेन वेल्डिंग बेटर है बिकॉज ऑफ सिमेट्री, हमारा फोर्स इक्वली ट्रांसफर होगा। स्टैगरिंग के केस में देखो इस एक्सिस के अबाउट अनसिमेट्री हो गई है। हम जब भी डिजाइन करेंगे चीजें सिमेट्रिक बनाना चाहेंगे ताकि हमारा लोड प्रॉपरली ट्रांसफर हो। स्टैगर्ड वेल्डिंग के केस में ड्यू टू अनसिमेट्री हमारे जॉइंट पे एडिशनल मोमेंट्स आ सकते हैं। क्लियर है? वी विल फॉलो ऑलवेज द चेन पैटर्न। ये भी एक डाउट रहता है, आपको पता होना चाहिए। देखो कितना अच्छा सवाल था। वी विल फॉलो द चेन पैटर्न ड्यू टू सिमेट्री, यहाँ पे सिमेट्री के कारण हम चेन पैटर्न फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि चेन पैटर्न के केस में हमारा लोड ट्रांसफर दोनों ही वेल्ड में इक्वली हो जाएगा। सिमेट्री जितना हो उतना बेटर है मेरे लिए, ठीक है ना? बढ़ूं आगे, शैल आई प्रोसीड फर्दर अगेन? बढ़ रहा हूं आगे। प्लग एंड स्लॉट वेल्ड की भी एक रिकमेंडेशन है। आपको पता है प्लग वेल्ड क्या होता है और इसकी, और स्लॉट वेल्ड ये मेरा, दिस इज द स्लॉट वेल्ड। स्लॉट वेल्ड की विड्थ, दिस इज माय स्लॉट वेल्ड। This is the width of the slot weld, W, and D is the dia of the slot weld or plug weld. प्लग वेल्ड की स्ट्रेंथ तभी लोगे जब वो साइड फिलेट वेल्ड के साथ प्रोवाइडेड, और स्लॉट वेल्ड कब प्रोवाइड करते हैं सब बता ही दिया। स्लॉट वेल्ड हो या ये हमारा प्लग वेल्ड हो, प्लग वेल्ड की स्ट्रेंथ हर वक्त शेयरिंग में ही लोगे, दैट इज FU/√3 इंटू गामा W इंटू फिर एरिया ऑफ दिस वेल्ड कर देना, दैट इज πd²/4। क्लियर है? और देखो स्लॉट का डाया या प्लग का डाया या स्लॉट का विड्थ पे रिकमेंडेशन है, दिस शुड नॉट बी लेस देन 3T or 5 mm whichever is maximum, where T is the thickness in which the slot is made। जिस डेट पे आप स्लॉट मेक कर रहे हो वो लोगे यहाँ पे T, एंड दिस विड्थ और डाया शुड नॉट बी लेस देन मैक्सिमम ऑफ 3T और 25 mm। क्लियर है? बात समझ में? ज्यादा ही रखना है। और कहाँ पर प्लग और स्लॉट प्रोवाइड करते हैं सब बता ही रखा है। The strength of the plug or slot weld will be same as that for fillet, that is shearing में govern होगा FU/√3। देखो इस पूरे चैप्टर में ना एक छोटी सी समस्या है, कहीं पर T थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट ले लेते हैं, कहीं पर T थिकनेस ऑफ स्लॉट वाली प्लेट ले लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन है। आप लोगों को भी कंफ्यूजन लग रहा है क्या? कभी थिकर प्लेट, कभी थिनर प्लेट, कभी स्लॉट वाली प्लेट, पता नहीं ये T अलग अलग जगह कैसे याद रखेंगे? आप लोग को भी परेशानी है तो मैं इसका एक ब्रह्मास्त्र देता हूं आपको, हर चीज याद रहेगी आपको, परेशानी नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को भी परेशानी होती है क्या इसमें? मुझे तो हो रही है, हर जगह दिक्कत है, कभी थिनर प्लेट है कभी थिकर प्लेट। ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आपको, हर जगह T मेरा थिनर प्लेट है, बस एक जगह को छोड़ के जो मिनिमम साइज की कैलकुलेशन थी ना उसको अगर छोड़ दिया जाए, देखो वहीं पर थिकर प्लेट है, केवल मिनिमम साइज कैलकुलेशन में ही थिकर प्लेट है, बाकी हर जगह थिनर प्लेट है। और लास्ट जब प्लग और स्लॉट वेल्ड का जो रिकमेंडेशन है
वहां पे T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट इन विच द स्लॉट इज मेड। बस यही दो एक्सेप्शन है, बाकी हर जगह T अंधाधुंध थिनर प्लेट लगाते जाओ, ज्यादा सोचो मत। खत्म, बात समझ में आई, समराइज कर दिया चीजों को एक ही बार में, सारा कंफ्यूजन। ये T में ही ज्यादा परेशानी होती, एक ही जगह थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट होता है, वो मिनिमम साइज कैलकुलेशन है, बाकी हर जगह थिनर प्लेट है। और लास्ट में प्लग और स्लॉट वेल्ड के केस में जो T लिखा जाता है, T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट इन विच द स्लॉट इज। आपको पता तो चलेगा। आप कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, तो यही हमारे वेल्ड की स्पेसिफिकेशंस थी, ये सारी पता होगी, आप आराम से क्वेश्चन करते चले जाओगे। अब एक एक करके हर वैरायटी का क्वेश्चन कराता हूं आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस आज करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर अपने क्वेश्चंस। पहले आप लिख लो यहाँ तक, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लोगे तो मुझे बताना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज नोट इट टिल हियर, तब हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी, मेक इट फास्ट। जल्दी जल्दी अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स प्रोसीड। लिख लिया ना आपने पूरा? बस ये इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड लिखना है, और जो है आपको प्लग और स्लॉट वेल्ड लिखना है। लिख लिया पूरा तो मैं बढ़ूँ आगे।
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, इसका आंसर बताएंगे सब। मेक इट फास्ट, 60 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन। जल्दी से। फिलेट वेल्ड में सबसे वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होता है, यही पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसको। फिलेट वेल्ड में सबसे वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होता है, जिसके ऊपर स्ट्रेंथ निकालते हैं। फिलेट वेल्ड में हर वक्त फेलियर कैसे होता है, जल्दी से आंसर प्लीज। क्लियर है बेटा, क्या आंसर है? ऑब्वियसली जो भी वेल्ड है बाय शियरिंग एक्शन ऑन इट्स थ्रोट पूरा फोर्स रेजिस्ट कर रही। वीकेस्ट सेक्शन भी तो थ्रोट वाला ही सेक्शन होगा। आंसर वुड बी बी यार। बी आंसर 46% लोग दे रहे हैं। यूसुफ, मुस्कान, शाद, सुनील। अरे भाई, जब फेलियर थ्रोट के अलोंग हो रहा है तो वीकेस्ट सेक्शन भी तो थ्रोट ही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, इसका बताओ, इसका आंसर बताओ। देखो वापस से 60 सेकंड दे रहा हूं, सही आंसर दो आप लोग, प्लीज मेक इट फास्ट। क्लियर है? तो भाई अभी बताया ना, फिलेट वेल्ड हर वक्त सारा लोड शियरिंग एक्शन में रजिस्टर बाय शियरिंग एक्शन। तो आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया वो एकदम सही है, थोड़ा परसेंटेज बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। अवधेश, दिनेश, माधव, भरत, आरजू, सबने आंसर दिया। बहुत लोग अभी भी नहीं दे पा रहे, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। फिर से एक और चांस दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। इसको सॉल्व करो, देखते हैं। 2 मिनट का समय है, करो सॉल्व जल्दी से, मेक इट फास्ट। 2 मिनट का समय आपके पास, आंसर दो।
क्लियर है, आया आंसर। स्ट्रेंथ ऑफ बल्ट वेल्ड इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट प्लेट्स बीइंग, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड मेंबर से ही तो निकालते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द बट वेल्ड इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट बीइंग जॉइंट, ये हमने देखा था। फर्स्ट वाला तो ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। फिलेट वेल्ड कैरी द लोड्स कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द शीयर स्ट्रेंथ नॉट द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये गलत है। शीयर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूजन मटेरियल दैट इज अ वेल्ड मटेरियल। सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो रहा है अभी। थर्ड वाला फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ द वेल्ड, जो हमारा फ्यूजन एंगल है वो 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच होना चाहिए, यही है। क्लियर है, थर्ड वाला एकदम सही है। 1 and 3 only, that is D is the correct answer my dear friend, D नहीं D। थोड़ा दिमाग खोल के आंसर दो। अभी देखा था फिलेट वेल्ड शियरिंग में फोर्स ट्रांसफर करता है, शियर स्ट्रेंथ लेते। एक ही में कितनी बार गलती करोगे, थर्ड टाइम गलती कर रहे हो। D was the correct answer my dear friend, D। 53% लोगों ने आंसर दिया। सुनील, केदार, दिनेश, शाद, अभिषेक, माधव जी, मेनी ऑफ यू हैव गिवन। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ यार, थोड़ी ना होगा काम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड, देखो रिकमेंडेशंस थोड़े याद हो जाएंगे इससे, और कुछ नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताओ, 1 मिनट बहुत है इस क्वेश्चन, जल्दी से मेक इट फास्ट। क्लियर है? अरे इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, ओवरऑल लेंथ माइनस 2s, दैट इज द वेल्ड साइज नॉट द थ्रोट साइज। ओवरऑल लेंथ माइनस 2s, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। बी आंसर दिया है एकदम सही। इसमें भी गलत कर रहे हो, 2tt नहीं है 2s है भाई, इसमें भी कैसे गलती कर रहे हो? भरत, माधव बहुत बढ़िया, सोनाली, उदय शंकर, उद्देश्य कुमार, सुनील, कौन सही आंसर चाहिए, सही आंसर। प्लीज प्लीज गिव मी द करेक्ट आंसर। रिवाइज कर रहे हैं हम चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करो सॉल्व जल्दी, मेक इट फास्ट। 1 मिनट वापस से बहुत है इन सब सवालों के लिए, 1 मिनट इज मोर देन इनफ। जल्दी से सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ।
करो सॉल्व। हुआ? अरे भाई मैक्सिमम साइज क्या होता है? 1.5 टाइम्स लेस देन द थिकनेस। T माइनस 1.5 S शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस। याद है आपको? यही तो मैक्सिमम साइज की रिकमेंडेशन है। T इज द थिकनेस ऑफ द थिन प्लेट बीइंग 1.5 स्क्वायर एज के लिए यही तो होता था मैक्सिमम, और मैक्सिमम साइज फॉर राउंड एज इज 3/40। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर ए वाज द करेक्ट आंसर। ए जिन्होंने भी आंसर दिया एकदम सही। 86% लोग सही दे गए आंसर। बहुत बढ़िया दिनेश, तू, भरत एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन करते हैं बट वेल्ड का। काफी इधर उधर की बात हो गई। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके डीपीपी में, आज डीपीपी अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी, बहुत पक्के से अपलोड होगी। आप ये क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, एक पार्ट मैं करूंगा। ग्रेटर हुआ तो कम अडॉप्ट नहीं करना ना भाई। ग्रेटर हुआ तो इट इज नॉट अलाउड, वेल्ड की ओवर स्ट्रेसिंग हो जाएगी। ग्रेटर अलाउड ही नहीं है, ठीक है? अलाउड ही नहीं है ना बेटा, उससे ज्यादा साइज, मैक्सिमम साइज ही वही हो सकता है। हुआ तो आप अडॉप्ट नहीं करोगे ना, अपना डिजाइन चेंज करोगे। चलो जल्दी से आप इसको पढ़ो, क्वेश्चन को जरा जल्दी से, मेक इट फास्ट। क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है। एक पार्ट मैं करूंगा, फिर एक पार्ट आप करोगे, ठीक है? 1 पार्ट आई विल डू एंड 1 पार्ट यू विल डू, ठीक है? बोला क्या गया देखो, 2 plates 16 mm and 14 mm are to be jointed by a groove weld as shown in the figure, ठीक है? The joint is subjected to a factor tensile force। कितना फोर्स लग रहा है हमारे जॉइंट पे? 430 kN। Due to some reason effective length of the weld was limited to, length of weld कितना है? 175 mm। बट वेल्ड है, चेक द सेफ्टी। तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है और देखना है भाई वो 430 से ज्यादा है कि कम, डेट्स इट। सिंगल वी ग्रुप वेल्ड में आप देखो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है। इन सिंगल वी ग्रुप वेल्ड यू कैन सी वी हैव इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हियर माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे आप देखोगे वी हैव इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। जब इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है वेल्डिंग का तो हम क्या लिखेंगे? लेट्स सॉल्व द ए पार्ट फर्स्ट। पहले ए पार्ट सॉल्व करूंगा, फिर बी पार्ट में देखूंगा। तो इन सिंगल वी ग्रुप वेल्ड देयर इज इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन ऑफ द वेल्ड। सिंगल वी, ये देखना है हमें, ग्रुप मतलब कि बट वेल्ड ही है। बट वेल्ड में स्ट्रेंथ इज गवर्न बाय यील्डिंग, दैट इज अ सॉलिड प्लेट की जो स्ट्रेंथ है वही लेंगे। देयर इज कंप्लीट पेनिट्रेशन। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या लेंगे वहां पे? दैट इज द वेल्ड मटेरियल कॉमन टू 2 प्लेट्स, और वो नहीं गिवन होता है तो क्या लेते हैं? 5/8 टाइम्स टी। देखो आपके नोट्स में लिखा 5/8 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, 5/8 टी। वेट टी इज द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। थिनर प्लेट का थिकनेस क्या है? 14 mm। 5/8 × 14, ये थ्रोट थिकनेस होगा यहाँ पे, दैट इज 5/8 × 14 आएगा mm में आंसर, ठीक। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज TDW इजिकल टू क्या होगा? Fy अपॉन गामा MW इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू टी। यही करूंगा ना, दैट इज स्ट्रेंथ विल बी गवर्न बाय यील्डिंग क्राइटेरिया। Fy कितना है? ग्रेड ऑफ प्लेट दे रखा है मुझे, Fe410 ग्रेड की प्लेट है, तो Fy क्या होगा? 250। बोला गया है कुछ शॉप वेल्ड है कि फील्ड वेल्ड है? बोला गया शॉप वेल्ड है, गामा MW विल बी 1.25। लेंथ ऑफ वेल्ड गिवन था, दैट इज 175। आप इसका आंसर बताओ। टी दैट इज थिकनेस ऑफ वेल्ड क्या होगा? दैट इज 5/8 × 14। यह आंसर किलो न्यूटन में कर देना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। आंसर शुड बी गिवन इन किलो, मेगा न्यूटन में आएगा, आप इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करो। सॉरी ये न्यूटन में आएगा, न्यूटन पर mm², इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻, ये न्यूटन्स में आएगा ना, न्यूटन पर mm², न्यूटन में आएगा तो 10⁻³ अप्लाई किया। कितना आया ये आया 386.25, ये आ रहा होगा ना, 386.25 आ रहा होगा। जॉइंट इज सेफ और नॉट, आप देख सकते हो
TDW is less than the factored force. Factored force कितना है? 430 किलो न्यूटन. Therefore, joint is not safe. पहले केस में तो नॉट सेफ आ गया, सिंपल था, इसको नोट कर लो. सेकेंड पार्ट 306.25 आ रहा है क्या? पर ये 306 आ रहा है, सॉरी 8 नहीं है, वो 6 है. वेरी सॉरी, सही बोल रहे हो, 306. TDW 430 किलोमीटर, डेट इज फैक्टर्ड फोर्स से कम है, जॉइंट नॉट सेफ है. फिर इसलिए डबल वी ग्रूव दिया गया. अब डबल वी ग्रूव में देखो फुल पेनिट्रेशन है. अब डबल वी ग्रूव वेल्ड की स्ट्रेंथ निकालो, आंसर दो. बेटा याद रखना, FE 410 में 410 अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ 250 होती है. अब इसमें क्यों कंफ्यूजन हो रहा है भाई? इतने क्वेश्चन तो कर लिए. माधव जी प्रैक्टिस करो, कंफ्यूजन क्या होता है इसमें? FE 410 में अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410, यील्ड स्ट्रेंथ 250 MPa. याद रखना है ये बात. चलो जल्दी जल्दी नेक्स्ट पार्ट करिए, जल्दी से डू द नेक्स्ट पार्ट. डबल वी ग्रूव में तो फुल पेनिट्रेशन है, जल्दी से करो उसका. बताओ जॉइंट सेफ है कि अनसेफ, फटाफट मुझे आंसर बताओ, मेक इट फास्ट. डबल वी ग्रूव वेल्ड का भी देखो, आंसर बता दो. तो इन डबल वी ग्रूव वेल्ड ग्रूव वेल्ड के सवाल बहुत सिंपल आते हैं, डोंट वरी. देयर इज फुल पेनिट्रेशन. आपके एग्जाम में जनरली सवाल फिलेट वेल्ड के ही आते हैं. T is the minimum of the thickness common to two plate, that is thickness of the inner plate. 14 mm कर दूंगा भाई. TDW क्या होगा? FY बाई गामा MW LWT 250 by 1.25 170 to T, that is 14 10 raised to power minus. कितना आ जाएगा भाई? आंसर आएगा 490, जो कि 430 से ज्यादा है. बहुत बढ़िया, 430 से ज्यादा. दिस इंप्लाइज जॉइंट इज सेफ. डबल वी ग्रूव वेल्ड में सेफ है, बट सिंगल वी में ये फेल कर जाए. सही बात है एकदम. क्लियर है? पढ़ूं आगे? Shall I proceed? नेक्स्ट क्वेश्चन. एक ब्रेक लेके आए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक ब्रेक लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's take a small break, then we will see the questions. 8:20, let's meet at 8:20. Let's meet at 8:20. 8:20 let's meet, और फिर वहीं से अपना डिस्कशन चालू रखो. आओ जरा घूम के आओ, फिर देखते हैं अपन.